नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये है खास एडिशन निकुंज की नज़र का। बहुत सारी उथल पुथल के बीच कुछ माहौल बेहतर होता हुआ और इन सब के बीच हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निकुंज सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी बेचैनी, उसको अब थोड़ा करार मिल रहा है और जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अब जो है यहाँ से बाजार में क्या आउटलुक बन रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी तरह का प्रेशर अमेरिका ने इस वक्त झेला है जिसकी वजह से इस तरह का कदम उठाया गया है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर से रिटेलिएट किया है? इन सारे सिनेरियोज में आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? यहाँ से बाजार का आउटलुक कैसा लगता है? देखिए, अब एक बात तो लगभग तय हो गई कि जो युद्ध है वो यूएस और चाइना का युद्ध हो गया। इट इज़ नॉट, अर्लियर इट वाज यूएस विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नाउ इट इज़ यूएस विथ चाइना। बड़ी दोनों इकोनॉमीज हैं, उन दोनों के अंदर इस समय युद्ध हो रहा है। तो अंग्रेजी में कहावत है दैट व्हेन द टू एलिफेंट्स दे फाइट द ग्रास विथ सफर्स। तो जब दो बड़े इकोनॉमीज़ की फाइटिंग होती है, कुश्ती होती है, तो सबको नुकसान होता है। तो क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जब ये दो बड़े दिग्गज तो नहीं, मतलब दो बड़े देश एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो इसका जो कोलैटरल डैमेज होगा सब पर आएगा? और मुझे लगता है कि वो एक जेन्युइन कंसर्न है। अब इंडिया वहाँ पर कहाँ आता है वो समझना पड़ेगा। तो इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर एक बात तो तय है कि एक और हिंदी की कहावत, दो बिल्ली की झगड़ में बंदर का फायदा है ना। तो उस तरफ से अगर आप देखेंगे तो इंडिया इस समय न्यूट्रल है। हाँ। ना हमने रिटेलिएशन करा, बड़ी समझदारी से हमने बोला जी हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। अब जो टैरिफ है 90 दिन की विंडो आ चुकी है। उस 90 दिन की विंडो के अंदर आपको एक एडवांटेज जरूर मिल रहा है, क्योंकि अब आपने रिटेलिएशन नहीं करा था तो आपके अंदर अब एक बायलैटरल अग्रीमेंट्स आ जाएंगे। तो जो बायलैटरल अग्रीमेंट्स होंगे वो 26 से नीचे ही होंगे, 26 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। 26 तो जी लग गया। अब बात करते हैं भाईचारे की, तो जो भी चीज़ें आएंगी नीचे आएंगी, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो जो टैरिफ का जो फाइनल इम्पैक्ट इंडिया पर आएगा वह इससे कम आएगा। चाइना और यूएस का जो इम्पैक्ट आएगा वो इस समय शॉर्ट टर्म में डेंजरस है। देखिए, अगर आपने कोई भी चीज़ चीन से एक्सपोर्ट करी तो अमेरिका पहुँचते पहुँचते वो 150% ऊपर जा हो गई है। तो सपोज़ इस फ़ोन की कीमत 25,000 रुपया है, चाइना से आता है, तो अब इस टैरिफ के बाद इस फ़ोन की कीमत में आपको 150 गुना इजाफा करना पड़ेगा। तो वो बिकेगा ही नहीं वहाँ। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। और वैसा वैसा अमेरिका में होने वाला है, क्योंकि चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स में लगा दिया है। तो इमेजिन करिए आप एक बैक एंड फैक्ट्री बनाते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर जूते बनते हैं, या जूते आईफोन बनता है, या फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ें बनती हैं जो केवल एक्सपोर्ट होती हैं। तो उस फैक्ट्री का हाल क्या होगा, वहाँ के वर्कर्स का क्या हाल होगा, वहाँ का प्रोडक्शन का क्या हाल होगा, वहाँ की बिजली की जो वो है डिमांड कम हो जाएगी, वहाँ पर जो लेबर है वहाँ पे लेबर्स को नहीं रखा जाएगा। तो जब एक प्रकार का एक सन्नाटा सा हो जाता है कुछ चीज़ों में, तो काफ़ी ज़्यादा उसके सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी नुकसानदायक रहेगा उन क्षेत्रों के लिए, उन शहरों के लिए, उन कंपनियों के लिए जो कि यूएस पर डिपेंडेंट हैं और जो कि चाइना में भी प्रोडक्ट्स सब कम आएंगे अमेरिका से। तो जो अमेरिका में फैक्ट्रीज है चाइना को बेच रही हैं उनको भी नुकसान है। तो अब ये तो समय बताएगा कि ये दो बिल्लियों की झगड़े में बंदर का फ़ायदा होता है या दो हाथियों की मशक्कत के अंदर घास का भी नुकसान होता है। ठीक है। सर, आपने कहा कि यहाँ से स्थितियाँ थोड़ी नाजुक हो सकती हैं अगर ये और ज़्यादा गंभीरता बढ़ती है। आम लोगों की समझ से अगर हम समझना चाहें तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लगता है आपको कि अभी फिलहाल कंसर्न्स वाले नज़र आ सकते हैं, जिनका इस पूरी रसाकशी में नुकसान हो सकता है? देखिए, क्या हो सकता है, चाइना के अंदर एक्सेस कैपेसिटी आ जाएगी अचानक। अगर आप यूएस, जो आपका सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पर आपसे जो आप यूएस के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और अगर आपका माल यूएस में अब एक्सेप्ट ही नहीं होगा इस प्राइस हाइक के बाद, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो आपने तो कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर दिया। वो कैपेसिटी में जो आपने इन्वेस्ट करा है वो आप कैपेसिटी तो आइडल आप पड़े नहीं रहने देंगे। कोविड 3 की जिस समय आपको एक क्वारंटीन या शटडाउन में जाना पड़ेगा, तो आप कैपेसिटी को क्या करेंगे? या तो हम उसको आप बंद करेंगे, या फिर आप उस कैपेसिटी का वो जो प्रोडक्ट है उसको आप और कहीं लेकर जाएंगे। वो और कहाँ लेकर के जाएंगे वो समझना पड़ेगा। और कहीं ले जाने के लिए क्या आपको माल सस्ता करना पड़ेगा? तो क्या उसकी वजह से चाइनीज़ चीज़ों की डंपिंग हो सकती है? जो चीज़ यूएस में एक हाई मार्जिन पे बिक रही थी अब दूसरे देशों में कम मार्जिन पे बिकेगी और वो डंपिंग हो सकती है। तो सबसे बड़ा खतरा तो ये हो सकता है कि क्या चाइनीज़ इम्पोर्ट्स इनटू अदर कंट्रीज कैन दे बी फ्लडेड, या फिर लोकल गवर्नमेंट बोलेंगी जी हम चाइना पे हम भी टैरिफ लगाना चालू करेंगे। देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, तो उसका असर तो फ़र्क सप्लाई चेन्स में पड़ेगा।
अब इसकी वजह से अगर आप कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हैं तो आपको वो ऑल्टरनेट खरीदना पड़ेगा, ऑल्टरनेट महंगा हो सकता है, कहाँ से रहेगा कैसे आएगा बोलना ये सब मुश्किल है। तो जब कोई भी चीज़ नॉर्मल से हटकर होती है ना तो उसको एडजस्टमेंट में समय लगता है। बिल्कुल। एक चीज़ सर, इन सारी स्थितियों में जो तमाम दर्शक भी लगातार कमेंट में पूछ रहे हैं कि जो ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें बड़ा डिफेंसिव सेक्टर माना जाता था, फार्मा हो गया, बाकी क्षेत्र हो गए, अब यहाँ से उन पर नज़रिया क्या बन रहा है? और क्या ये जो मौजूदा जोश है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत तेज़ चढ़ने वाला जोश बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, क्या इस नज़रिए से देखना होगा या आपको लग रहा है कि अभी दमखम बाकी है? देखिए ये डिफेंसिव्स क्या होते हैं? डिफेंसिव्स वो होते हैं जिनके अंदर आप थोड़े शॉर्ट टर्म के अंदर अर्निंग्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अर्निंग्स आप कहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जहाँ आपको पता है कि डिमांड का नाश या सर्वनाश नहीं हुआ हो। तो हम अक्सर बोलते थे फार्मा डिफेंसिव्स है, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए दवाइयाँ तो बिकती रहेंगी, कुछ भी हो जाए आईटी में तो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बिकॉज यूएस में एक्सपोर्ट हो रहा है। मगर जो आपका मदर मार्केट है खास करके उन कंपनियों के लिए जैसे ऑरबिंदो फार्मा है, सिप्ला है, लुपिन है, डॉक्टर रेड्डीज है, इनका 50% से 60% तक रेवेन्यू यूएस से आता है। अब यूएस रेवेन्यू आपको पता नहीं कब तक आएगा। तो फार्मा इज़ नॉट डिफेंसिव, फार्मा राइट नाउ इज़ ऑन द रडार ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो डिफेंसिव नहीं है इस समय, डिफेंसिव उल्टा है, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी यूएस में ज़्यादा दिखती है, इंडिया में ज़्यादा दिखती है, इंडिया में ज़्यादा दिखती है। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो अगर आप मैं सुबह आंकड़े देख रहा था, अगर आप निफ्टी में 300-400 पॉइंट और ऐड कर देंगे तो आप ऑलमोस्ट अप्रैल बिगिनिंग के लेवल पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में तो टैरिफ का असर ही नहीं पड़ा है। कहाँ यूएस मार्केट में गिरावट, इतनी टैरिफ की बातें, और निफ्टी इज नॉट 200-300 मोर, नॉट मोर देन 300-400 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द पीक इट हैड इन मार्च, इन मे, सॉरी इन अप्रैल। तो इंडिया में ज़्यादा एक्साइटमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। देखिए हिंदुस्तान अच्छा, इंडिया आउट परफॉर्म कब करता है? जब दुनिया में थोड़ा सा झटका हो, ना कि बड़ा मुक्का हो, यानी हल्का फुल्का ट्रेमर, हल्का फुल्का स्लो डाउन, नॉट अ डिप्रेशन बट अ रिसेशन और अ स्लो डाउन इन यूएस, वो दिख रहा है। कमोडिटी प्राइसेस व्हेन दे आर डाउन, क्रूड नीचे है, कॉपर नीचे है, क्योंकि हम एक कमोडिटी इंपोर्टर हैं। तीसरी होती है लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट, वो आ रही हैं। तो जो सेटिंग ऑन द टेबल हम बोलते हैं ना, जो 56 भोग लगा हुआ है हमारे टेबल पर इस समय, वह काफ़ी अच्छा है हिंदुस्तान के फेवर में। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव जो हैं वो आपको ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो आपको पता है डोमेस्टिक डिमांड पे ज़्यादा है, और जहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा है, सीमेंट है, टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा, पावर है, डोमेस्टिक का असर उसमें असर नहीं पड़ेगा। जोमेटो स्विगी जैसी कंपनीज, उनके बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक कार कंपनी है जो सिर्फ इंडिया के लिए बनाता है तो उनको कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब हीरो मोटोकॉर्प है, हीरो मोटोकॉर्प यूएस में एक्सपोर्ट ही नहीं करता है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? बजाज ऑटो यूएस में एक्सपोर्ट ही नहीं करता, उसका एक्सपोर्ट नाइजीरिया और श्रीलंका और दूसरी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के अंदर है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसको ऐसे बिजनेसेस में नज़र डालिए जहाँ की लोकल प्रेजेंस ज़्यादा है, लोकल डिमांड अच्छी है, बिकॉज इंडिया की जीडीपी अभी भी ग्रो कर रही है। इंडिया के अंदर जो डिमांड है, बिकॉज ऑफ लो बेस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, आने वाले दिनों में डिमांड भी ठीक होगी। तो गो फॉर दैट एज द न्यू डिफेंसिव। बिल्कुल। पिछली दफ़ा जब हम चर्चा कर रहे थे तो भारतीय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ताकत की बात की जा रही थी, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि जब इस तरह की भी एक्सट्रीम सिचुएशन आती थी पहले, तब बाजार किस तरह से धराशायी होते थे वो हमने देखा हुआ है। अब एक्सट्रीम सिचुएशन में भी बाजार खुद को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे थामे रखते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक बेहतर संकेत भी देते हैं। तो क्या ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर की हाल फिलहाल की ताकत है? क्योंकि आज भी हमने जो एसआईपी इनफ्लो के डेटा देखे, ठीक है, जाहिर सी बात है इन स्थितियों में थोड़ा बहुत तो वहां पर भी आपको नजर आएगा डेंट, लेकिन क्या मानते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, वही कमान संभाले हुए हैं, और एसआईपी के डेटा की अगर आपने बात करी तो पीक से 500 करोड़ कम है, और 500 करोड़ था जनवरी का डेटा। तो जनवरी के डेटा में अगर 500 करोड़ कम हुआ है और जिसमें नई नई एनएफओज नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा काबिल तारीफ़ की बात है कि हिंदुस्तान का इन्वेस्टर इस समय लंबा सोच रहा है, छोटा नहीं सोच रहा है। एसआईपी कैंसिल ना करें, एसआईपी इस समय आपको रखनी चाहिए। जो आप टैरिफ की बातें कर रहे हैं, साल भर बाद और कुछ बातें करेंगे। आज से 4 साल पहले हम कोविड की बात कर रहे थे। तो ये तो बहुत ही अच्छी डेटा की बात है कि इंडियन इन्वेस्टर इज़ नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म एंड दे आर नॉट गेटिंग इमोशनल। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स को बोलना चाहिए भाई सावधान रहें, पैनिक ना करें, पैनिक सेलिंग ना करें। सपोज़ आपने पैनिक सेलिंग 10 दिन पहले कर दी और मार्केट बढ़ गया ऊपर, हमें नहीं पता था कि 90 डे का पॉज आएगा, हमें नहीं पता था कि चाइना में इतना झगड़ा है, हो सकता है आने वाले दिनों में चाइना से झगड़ा और बढ़ जाए, हो सकता है चाइना का बिजनेस, चाइना से कुछ मिड पाथ मिल जाए। तो जो भी होगा, आप
पैनिक करके अगर मार्केट से निकल गए तो जब मार्केट उछलेगा आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो इस मार्केट में पैनिक सेलिंग ना करें। और SIP का जो डेटा आ रहा है बहुत अच्छा डेटा आ रहा है। जहाँ तक विदेशी संस्था के निवेशक की बात है, प्रशांत, शॉर्ट टर्म में देखिए इस समय सारे एसेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। कहीं पे बॉन्ड ऊपर हो रहा है, कहीं पे यील्ड्स नीचे जा रही हैं, कहीं पर क्रूड ऊपर जा रहा है एक दिन, तो कहीं पे मैं देख रहा हूँ कि कॉपर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस समय एसेट्स में जो है वो एक डिसजॉइंटेड कोरिलेशन हो रहा है। हिस्टोरिकली मैं देखता था जब डॉलर नीचे जाता है कमोडिटीज़ ऊपर जाते हैं, मेरा भी डॉलर भी नीचे कमोडिटीज़ भी नीचे हैं। हिस्टोरिकली कोरिलेशन हम देखते थे कि भाई अगर यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, यील्ड्स नीचे, डॉलर नीचे जा रहा है तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस समय शॉर्ट टर्म में वो डिसजॉइंटेड कोरिलेशंस पे नज़र ना रखें। मगर अगर कुछ आने वाले दिनों में टैरिफ पे क्लैरिटी आ जाती है तो मुझे लगता है इंडिया का आउट परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा, जो अभी ऑलरेडी हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, अभी 90 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड है, तो 90 दिन से पहले तो आप एक प्रकार से आश्वस्त रहे कि कुछ नहीं मिलेगा। ट्रम्प साहब 90 दिन का तो वेट करेंगे ना, देखिए ट्रम्प साहब है, कुछ भी कर सकते हैं वो। मगर लॉजिकली एक 90 दिन का विंडो आपको मिल गया है, जिसके अंदर आपको 90 दिन -2, बिकॉज 2 दिन पहले अनाउंसमेंट आई थी, तो अब आपको 88 डेज का वेट करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल पिक्चर। और उसके पहले न्यूज़ क्या आ सकती है, कोई आकर ये थोड़ी बोलेगा हमने बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएट नहीं करे, बिकॉज 3-4 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, आई थिंक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, they've already said that हम नेगोशिएट करना चाहते हैं। आई थिंक यूके ने भी बोला है। तो मुझे लगता है जो न्यूज़ अगले 90 दिन में रहेगी वो नेगेटिव से कम और पॉजिटिव ज़्यादा रहेगी। क्या बात है। अभी तमाम टर्म्स की आप बात कर रहे थे और निकुंज की नज़र का ये जो वीकली शो है उसमें बहुत सारे दर्शक ये करें कि हम बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जिनको थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, खासतौर पे नए निवेशक। बॉन्ड यील्ड कैसे समझा जाए, मतलब ये कितना बड़ा फैक्टर्स है? देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक प्रकार की प्रॉमिस होती है। तो मैंने आपको एक प्रॉमिस दी कि जी आपसे मैं पैसे ले रहा हूँ और एक निर्धारित समय में मैं वापस दूंगा आपको। आप बोलेंगे वो तो अच्छा है, भाईचारे में आपको उधार दे रहा हूँ, मगर व्यापार के अंदर उधार नहीं होता है, व्यापार के अंदर होता है समझौता या फिर ट्रांजैक्शन। तो आप बोलेंगे जी मैं आपको ब्याज पे पैसा दे रहा हूँ, जिसे हम सिंपल टर्म में बोलते हैं। अब उसको अगर मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा तो उसे हम बोलेंगे बॉन्ड। बॉन्ड इज़ अ प्रॉमिस टू पे। उस प्रॉमिस टू पे को हम बोलते हैं एक प्रकार का डेट या फिर बॉन्ड पेपर। जब आप मेरे से 100 रुपया लेंगे और मैं आपसे अगर ब्याज लूँगा, तो सपोज़ मैं आपसे 5% ब्याज लेता हूँ, तो 5% आपकी हो गई यील्ड। तो बॉन्ड होता है वो एक प्रकार का प्रॉमिस होता है कि इस टेन्योर के एक्सपायरी के बाद मैं आपको ब्याज प्लस मूल वापस करूँगा। तो बॉन्ड इज़ नथिंग एल्स बट अ कमिटमेंट टू पे द मनी बैक, एंड यील्ड इज़ नथिंग एल्स बट ए प्रकार की ब्याज दर, जिसे हम कहते हैं ना ब्याज पे आपने पैसा दिया तो ब्याज दर पे आपको पैसा वापस मिल रहा है, तो उसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड यील्ड यूज़ करती है वो 10 ईयर काफ़ी पॉपुलर है। हम बॉन्ड यील्ड की बात इसलिए कर रहे हैं मार्केट के अंदर बिकॉज अमेरिका की जो इकॉनमी है उसके अंदर इस समय डेट बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जो डेट उठाया था वो उठाया था जब कोविड के पीक पर, और कोविड की पीक में इंटरेस्ट रेट्स थी 2%, 1%, आधा %। तो जब आप की इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने लगी, आपने अपना डेट नहीं चुकाया, तो आपको फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए अब जो यील्ड्स हैं उनके अंदर आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अमेरिका चाह रही है कि बॉन्ड यील्ड्स आ जाए नीचे, क्योंकि उनको ब्याज की भरपाई करने में नुकसान नहीं होगा। मगर क्योंकि इस समय मार्केट के अंदर कंसर्न्स हैं और ऊपर नीचे एसेट्स ऊपर नीचे जा रही हैं, तो बॉन्ड यील्ड्स नीचे नहीं आ रही हैं। तो अगर अमेरिका के अंदर बॉन्ड यील्ड्स 5% हो गई तो इस समय मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी आ सकती है। मेरे से आप पूछेंगे कि आने वाले 15 दिन के अंदर मार्केट में रिस्क क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में स्पाइक अप नहीं होनी चाहिए। आज शुक्रवार है, फ्राइडे, सोमवार को शेयर बाजार बंद है, फ्राइडे को भी शेयर बाजार बंद है। 3 दिन लास्ट आने वाले दिन में ट्रेडिंग है। तो 3 दिन के अंदर मार्केट का व्यू बनाना बड़ा मुश्किल है, गिवन दैट यहाँ पर छुट्टी मंडे को है, दुनिया में छुट्टी नहीं है। और इस समय मार्केट का व्यू शॉर्ट टर्म में बनाना बड़ा मुश्किल है। मगर मेरा मानना है कि एक आपको मीडियम टर्म में तेज़ी का रुख रखना चाहिए। मार्केट में आज नहीं तो कल ट्रेडिंग बॉटम आ चुका है, प्राइस डिस्कवरी हो रही है। ट्रम्प साहब मुझे लगता है 90 दिन से पहले कोई गोलाबारी नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। जो भी न्यूज़ आएगी वो बेटर आएगी, और मार्केट में आपको बताएंगे नेगेटिव क्या। देखिए उदाहरण में देता हूँ, फिर आप करते हैं। किसी घर के अंदर अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई के अंदर ना मुश्किलें काफ़ी करता है, बस कहते हैं ना जी वो पास हो जाता है,
क्या कई बार फेल हो जाता है। अब वो बच्चा अगर सारे के सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया तो आप बोलेंगे कि अव्वल नहीं आया मगर पास हो गया, उसी बात की खुशी होती है। तो मार्केट के अंदर भी वही है, आपको पता है दैट वर्स्ट इज आउट, इसके ऊपर जो भी आएगा वो बहुत अच्छा नहीं आएगा, वो इंक्रीमेंटली पॉजिटिव आ जाएगा। तो सोचिए वो बच्चा अगर किसी बिना फेल हुए अपने पांचों के पांचों सब्जेक्ट में केवल पास हो जाता है तो कितना खुशी का माहौल आएगा। शेयर मार्केट के अंदर भी इसमें मायूसी का माहौल है, और मुझे लगता है कि इस समय जो न्यूज़ आएगी वह टैरिफ ज़ीरो नहीं होंगे, मगर जो भी हमें लग रहे हैं उससे बेटर। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, बिना अर्निंग सीजन के बाद बनेगी नहीं, टीसीएस के साथ उसकी शुरुआत हो चुकी है, हालांकि हमने देखा कि उसका इम्पैक्ट टीसीएस पे थोड़ा सा अलग था, बाकी आईटी पॉकेट्स तो हमें तो बेहतर नज़र आ रहा है। कैसे इस अर्निंग सीजन को अब यहाँ से देखा जाए? और इसके साथ ही एक और सवाल और ऐड कर रहा हूँ, बुलियन मार्केट मतलब एक अलग ही रफ्तार में है, वहाँ पर नज़रिया बताइए। देखिए मेरे हिसाब से गोल्ड इस समय ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि दुनिया का सारा सेंट्रल बैंक का फ्लोज उसमें जा रहा है। फंडामेंटली गोल्ड इस समय ओवरबॉट है, टेक्निकली ओवरबॉट है, फंडामेंटली ओवर प्राइस्ड है। मगर दुनिया में अनसर्टिनिटी रहेगी तो जाहिर सी बात है अब यूएस डॉलर में नहीं जाएंगे। देखिए जितना भी मार्केट में सेलिंग हो रही है कहाँ जा रही है, सेंट्रल बैंक इस समय यूएस डॉलर नहीं ले रहा है, सेंट्रल बैंक इस समय यूएस डॉलर यूएस ट्रेजरी भी नहीं ले रहे हैं, वह गोल्ड में जा रहे हैं। तो गोल्ड के अंदर फ्लो आता रहेगा तो ऊपर जाता रहेगा। तो अब ट्रेन के आगे तो मत खड़े हुए, ट्रेन के आगे खड़े होंगे ट्रेन आपको कुचल देगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट गो अगेंस्ट द मॉब विल रॉब यू। तो इस समय सोना शॉर्ट ना करें, मगर अगर कोई जर्नी बॉम्बे टर्मिनोलॉजी में हम बोल सकते हैं चर्च गेट टू कांदीवली की है, तो मुझे लगता है कि अब आप 2-3 स्टेशन ही दूर हो, उसके बाद गोल्ड पीक हो जाएगा। तो वो जितना अनडेफिनेट राइज नहीं आ सकता, ये कब होगा मुझे नहीं पता, 3 महीना होगा, 6 महीना होगा, साल भर होगा या 15 दिन होगा, ये मुझे नहीं पता। मगर इस समय गोल्ड में नया निवेश ना करें, मैं तो ये बोलूँगा। फिर आपने और एक चीज़ पूछी थी, देखिए अर्निंग सीजन में इस समय अभी जो इनिशियल नंबर्स आए हैं वो ख़राब नहीं है, मगर अर्निंग सीजन में इस समय व्यू लेना बड़ा मुश्किल है। 2 फैक्टर हैं, टैरिफ कंपनीज को भी नहीं पता क्या होगा, दूसरा टैक्स कट इस समय किक इन करेगा, तो उसकी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा फ़र्क पड़ेगा। कुल मिला के मुझे लगता है कि अर्निंग में अपग्रेड ज़्यादा है, डाउनग्रेड कम है। सरकार की स्पेंडिंग नॉर्मलाइज हो गई है, बेस इफेक्ट महंगाई का आ चुका है, इंटरेस्ट रेट्स कम है और लिक्विडिटी आ चुकी है। तो अर्निंग सीजन से नाउम्मीद ना हो, मगर अर्निंग सीजन में इस समय जो ग्लोबल माहौल है वो आपको ओवरशैडो कर देगा। आपको इसलिए ओवरशैडो कर देगा बिकॉज अगर टैरिफ नहीं होते तो हम बात कर रहे होते इकोनॉमिक रिकवरी की, तो इकोनॉमिक रिकवरी भी हो जाए Q4 में, Q1 के अंदर, Q2 के अंदर हमें पता नहीं क्या होगा, यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। चलिए सर, लॉन्ग वीकेंड है तो थोड़ा सा ये बड़ी भारी भारी बातें हो गई, लॉन्ग वीकेंड में आप क्या करने वाले, इस एक्सटेंडेड वीकेंड में क्या? मंडे में काम कर रहा हूँ और कुछ निजी काम भी हैं, तो लॉन्ग वीकेंड बड़ा अच्छा लगता है, मगर जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूटी कॉल्स, तो ये वैसा वाला वीकेंड है। बिल्कुल सर, अच्छा लगा बातचीत करते हुए, और उम्मीद करते हैं कि हमने सारे पहलुओं को छुआ। उम्मीद करते हैं कि हमारा हर गुजरने वाला दिन ऐसे ही बेहतर और बेहतरीन बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। तो ये था आज का निकुंज की नज़र। हमने कोशिश की कि हर पहलू पर आपके सामने एक बेहतर नज़रिया रखने की कोशिश करें। आपके मन में भी कोई सवाल हो, आप किसी विषय पर या बेसिक किसी टर्म को अगर आपको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आसान भाषा में, तो हमें बताइए, हम जरूर आपके सामने आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।